हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम बात करेंगे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी जो जयपुर में है उसके एलएलबी फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स के बारे में कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, किस तरीके से यूनिट में डिवाइडेड रहते हैं और किस तरीके से आपको जो हर क्वेश्चन का आंसर करना होता है, तो कैसे आपको अच्छे मार्क्स मिल सकते हैं। तो आज हम कंप्लीट डिटेल्स इस वीडियो के थ्रू देखेंगे जो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। प्लीज़ स्किप मत करना, क्योंकि अगर आप स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे कि किस तरीके से आपको आंसर करना है। रहे तो वीडियो को आज लाइक आप और इस शेयर वीडियो भी के कर लास्ट लें, तक चैनल बने को सब्सक्राइब भी कर लें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहेगी। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि एलएलबी फर्स्ट ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर कैसे थे। देखिए पेपर कुछ इस तरीके का आता है, एलएलबी फर्स्ट ईयर एग्जामिनेशन 22-23, ठीक है। और जैसे फैमिली लॉ है, ठीक है, जिसमें आपका फर्स्ट होता है हिंदू लॉ। 3 आवर्स का पेपर है, मतलब कंप्लीट इंस्ट्रक्शंस जो है इस पेपर पे आप पे लिखे हुए दिखेंगे। अब आपको यूनिट वाइज है जो कि 5 यूनिट आएंगे, जिसमें हर यूनिट में 2 क्वेश्चंस रहेंगे, ठीक है। अब उनमें से आपको हर 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन करना होता है, ठीक है। तो कुल कितने हो गए, 10 क्वेश्चंस हो गए। और जो आपको करने कितने रहेंगे, 5 उनमें से, और हर यूनिट में से एक क्वेश्चन करना जो है ज़रूरी है। अब हम देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो इसमें मिताक्षरा और दाई भागा के बारे में पूछा है। और फिर इसका जो सेकंड क्वेश्चन है वो पूछा है धार्मिक व खैराती न्याय के मुख्य तत्व कौन से हैं, सेवायत की शक्तियों और प्रास्थिति एवं दायित्व को समझाइए। तो देखो मिताक्षरा और दाई भागा का पहले मीनिंग बताना होता है अगर कोई भी क्वेश्चन कर रहे हो तो। उसके बाद जैसे जो भी उसके एलिमेंट्स वगैरह हैं वो बताने होते हैं, फिर डिफरेंसेस और जिसके बारे में पूछा है वो बताना होता है। तो इसमें बेस्ट क्वेश्चन दोनों में से मिताक्षरा और दाई भागा वाला है। सेकंड देखो कॉमन क्वेश्चन है कि हिंदू मैरिज एक्ट का है, जो कि सेक्शन 5 के बारे में पूछा है कि 5 का जो सेक्शन सब सेक्शन 3 है के उल्लंघन में किया गया हिंदू विवाह न तो शून्य है और न ही शून्य करनी है। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के प्रकाश में उक्त कथन पर टिप्पणी कीजिए। तो देखो इस क्वेश्चन में ही इसका आंसर है, वो किस तरीके से, तो देखो वो इस तरीके से कि जब हिंदू विवाह अधिनियम के बारे में जो ये सेक्शन 5 है वो क्या बताता है, वो बताता है आपको कि मैरिज जो है वो कब वैलिड होगी। तो उसमें 5 ही आपको कुछ एलिमेंट्स बता रखे हैं, ठीक है। अब इसमें है कि 5/3 में क्या बता रखा है, तो देखो नीचे लिखा है बाल विवाह प्रतिषेध। अब बाल विवाह कब होता है, जब एज मैच ना हो, ठीक है। तो एज जो है वो 5/3 में बता रखी है कि जो लड़की है उसकी 18 होनी चाहिए और लड़का है जिसकी 21 होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम आइडिया लगा सकते हैं कि इसमें क्या पूछा गया है, ठीक है। अब अगर बाल विवाह हो जाता है तो वो शून्य नहीं होता, ना ही शून्य करनीय होता है, ठीक है। डिवोर्स ले सकते हैं उसमें। तो देखो हम इसको इजीली समझ सकते हैं कि सबसे पहले आपको हिंदू वर्ड का मीनिंग बताना होगा कि हिंदू जो है सिंधु नदी के तट पे जो भी लोग रहते थे, तो वहाँ पे जो फॉरेनर आए थे तो वो जो है सिंधु नदी के लोगों को हिंदू से जो है प्रोनाउंस किया था उन्होंने। फिर देखो हिंदू मैरिज एक्ट है उसके एनेक्टेड एनफोर्समेंट ये सब बताना पड़ेगा। फिर साथ में जो सेक्शन 5 है उसके कंप्लीट पॉइंट लिखने पड़ेंगे, पाँचों के पाँचों। फिर उसके बाद में आपको 5/3 को डिफाइन करना होगा, ठीक है। तो ही आपका जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है। फिर बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 है उसके बारे में आपको थोड़ा बहुत बताना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विवाह के विघटन से क्या तात्पर्य है, मतलब डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज। एक्सप्लेन द गिल्टी थ्योरी ऑफ डाइवोर्स अंडर हिंदू लॉ, ठीक है। तो अब आपको इसमें जो डिसॉल्यूशन ऑफ मैरिज है वो बताना होगा, मतलब ये सेकेंड यूनिट का क्वेश्चन है। और जो डिवोर्स है उसके बारे में, तो जैसे सेक्शन 13 है उसमें डिवोर्स के बारे में बता रखा है, तो वो कंप्लीट आपको बताना होगा यहाँ पे। फिर है यूनिट 3, इसमें देखो इसे पूछा है सहदायिकी की संपत्ति क्या होती है, एक निर्वसित मृत पुरुष के उत्तराधिकार संबंधी नियमों की व्याख्या कीजिए। तो ये सहदायिकी संपत्ति जो है उसको पूरा आपको अच्छे से डिफाइन करना होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक स्त्री की आत्यांतिक संपत्ति क्या होती है, एक निर्वसित मृत स्त्री की संपत्ति के उत्तराधिकार संबंधी साधारण नियमों की व्याख्या कीजिए। तो आपको पहले जो जनरल डिटेल्स हैं वो देनी पड़ेगी, उसके बाद ही आपको ये पूरा क्वेश्चन है फिर कंप्लीट करना पड़ेगा। उसके बाद में जो 4th है यूनिट उसमें पूछा है कि जो दत्तक हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम 1956 में
जो 2010 के संशोधन के पश्चात एक महिला द्वारा एक बच्चे को दत्तक लेने का अधिकार परिवर्तित हो गया है। अपने उत्तर के समर्थन में उक्त कथन की व्याख्या सुसंगत प्रावधानों व निर्णीत वादों सहित कीजिए। ठीक है, तो मतलब ये क्या है, 21 जो है ईयर बड़ी होनी चाहिए। ठीक है, और साथ में जो भी केसेस लॉज आए हैं वो भी, साथ में हिंदू दत्तक व भरण पोषण अधिनियम है उसके जो एनेक्टेड एनफोर्समेंट के बारे में, फिर जो जनरल जो भी पॉइंट्स हैं उनके बारे में, फिर उसके बाद क्वेश्चन का आंसर करना है। नेक्स्ट है कि आश्रित कौन है। ठीक है, आश्रित के भरण पोषण के नियम व राशि को समझाइए। डिपेंडेंट कौन है, तो देखो इसमें क्या है, आपके CRPC की जो सेक्शन है 125 उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, कि पत्नी है, माता पिता है और अविवाहित जो बेटी है वो है। ठीक है, तो ये क्या है, ये डिपेंडेंट्स हो जाते हैं। और ये कंप्लीट जो आपको नियम व राशि है वो सारी बतानी होगी। साथ में आप CRPC के भी जो सेक्शंस है वो भी इसमें इंक्लूडेड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हाट इज़ पार्टीशन, मतलब विभाजन क्या है। व्हाट इज़ सब्जेक्ट मैटर, मतलब इसकी विषय वस्तु क्या है। मतलब पूरा जो पार्टीशन है वो समझाना होगा। ठीक है, कौन कौन से इसमें केसेस आए वो बताने होंगे। विभाजन क्या होता है तो उसकी जर्नल इन्फॉर्मेशन आती है, उसकी डेफिनेशंस कहाँ कहाँ विभाजन के बारे में बताया गया है। तो ये कंप्लीट चीज़ है जो कि इसके अंदर आएंगी। और इससे जस्ट हम ऊपर वाला क्वेश्चन देखें कि गार्जियन को बताना है कि गार्जियन कौन होते हैं, तो उनके बारे में वसीयत संरक्षक, ये सारी चीज़। नेक्स्ट पेपर कॉन्स्टिट्यूशन का है। अब देखो यूनिट फर्स्ट में है, भारत का संविधान न तो संघात्मक है और न ही पूर्ण रूप से एकात्मक, परंतु यह दोनों का अद्भुत मिश्रण है। और सेकंड है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना क्या है, कि संविधान के विभिन्न उपबंधों के निर्वचन के लिए इसका उपयोग में लिया जा सकता है। जी हाँ, लिया जा सकता है, क्योंकि ये जो संविधान जब समझ में ना आए तो हम प्रस्तावना की सहायता ले सकते हैं। अब देखो इसको आपको करना कैसे है। सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में जो है हिस्ट्री बतानी है कि कॉन्स्टिट्यूशन आया ही कब। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो शॉर्ट फॉर्म में जो है बताना है, साथ में कॉन्स्टिट्यूशन का मीनिंग बताना है। उसके बाद आपको कॉन्स्टिट्यूशन का जो क्वेश्चन है फिर इसको स्टार्ट करना है। फिर देखो यूनिट सेकेंड है, इसमें बता रखा है मूल अधिकार व राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के आपसी संबंध की विवेचना कीजिए, जिसमें आपको पार्ट 3 और पार्ट 4 के बारे में जनरल डिटेल्स जैसे कंप्लीट आर्टिकल प्रोविज़न वो कैसे, देखो पार्ट 3 है जैसे फंडामेंटल राइट है, इसको जो है USA से लिया गया है। ठीक है, इसके जो कंप्लीट प्रोविज़न्स हैं जो कि आर्टिकल 12 से और 35 तक है। और जैसे ये किसके बारे में बताता है, जैसे मूल अधिकार के बारे में, तो 6 मूल अधिकार हैं इसके अंदर, तो ये सारी डिटेल्स लेनी है। साथ में 6 मूल अधिकार के नाम लिखने हैं, कहाँ से कहाँ तक है वो लिखना है। फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के बारे में बताना है, जो कि जो 36 से और 51 तक है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, इसमें क्या मतलब जो राज्य है वो अपने नागरिकों के लिए कुछ जो पॉलिसीज़ है वो बना सकती है। फिर आपसी संबंध क्या है, ठीक है, कुछ डेफिनेशंस है वो, तो ये सारी कंप्लीट चीज़ें जो है इसमें बतानी है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी, ठीक है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट एक्स पोस्ट फैक्टो लॉस, मतलब ये जो आर्टिकल 20 है उसमें है। नेक्स्ट है लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, मतलब आर्टिकल 21, फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब आपको इस पे 2 पे जो है पूरे अच्छे से शॉर्ट नोट्स देने हैं। देखो सबसे बेस्ट जो है इस पे लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, सेकंड है फंडामेंटल ड्यूटीज़ अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ है जो कि पार्ट 4A में है, आर्टिकल 51A में, जिसमें कंप्लीट आप बता सकते हो और अच्छे से पेज भी हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मनी बिल के बारे में बताना है, जो कि आर्टिकल 110 में है। पावर ऑफ इंडियन प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस, मतलब भारत के राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जो कि आर्टिकल 123 में है। ठीक है, डॉक्ट्रिन ऑफ जो सार तत्व का सिद्धांत है, ठीक है, पिथ एंड सब्सटेंस। नेक्स्ट है कॉलेक्टिव, जो कि मतलब मंत्रिपरिषद का सामूहिक उत्तरदायित्व है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं उनके बारे में, तो इसमें भी आपको 2 जो है शॉर्ट नोट करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के अंतर्गत संसद की शक्तियां, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियों की संक्षिप्त विवेचना कीजिए, जो कि आर्टिकल 105 में बता रखा है। तो आपको पहले संसद के बारे में बताना होगा, जो कि आर्टिकल 79 में है।
80 में और 81 में जो राज्यसभा लोकसभा को डिफ़ाइन कर रखा है। उसके बाद जो आप है 105 वाला जो पार्ट है वो बताओ, ठीक है, मतलब आर्टिकल 105 है, उसमें बताओ कि संसद की शक्तियाँ, विशेषाधिकार व उन्मुक्तियाँ क्या क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय मूल अधिकार का सर्वसंरक्षक है। तो मतलब आपको सुप्रीम कोर्ट के बारे में बताना है, साथ में मूल अधिकार का सर्वोच्च संरक्षक है, मतलब इसमें आर्टिकल जो 32 है वो आएगा, रिट्स आएंगी इसके अंदर सारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिट ऑफ हैबेस कॉर्पस, मतलब बंदी प्रत्यक्षीकरण के रिट, इस पे शॉर्ट नोट्स देना है किसी दो पे, ठीक है। फिर है एडवर्सरी जुडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और फिर भारत का महान्यायवादी मतलब अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, जो कि आर्टिकल 76 और 88 में बताना होगा आपको। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के पद की अहर्ताएँ, मतलब क्वालिफिकेशन ऑफ पोस्ट ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे बेस्ट जो शॉर्ट नोट्स है वो आप हैबेस कॉर्पस पे लिख सकते हो, और उसके बाद जो है भारत का महान्यायवादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के प्रावधानों की विवेचना कीजिए। तो 2019 में जो कि आर्टिकल 370 है उसके बारे में पूरा बताना होगा आपको, पहले क्या था, अब क्या है, कैसे गवर्नमेंट ने हटाया, तो ये कंप्लीट डिटेल्स। उसके बाद 10 है कि मिनर्वा मिल्स लिमिटेड वर्सेस भारत संघ AIR जो है 1980, मतलब ये केस है, इसके बारे में पूरा बताना होगा। तो केस से अच्छा है कि आप जो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम है उसके बारे में अच्छे से लिख भी सकते हैं, और अच्छे से मतलब जो पॉइंट है वो भी डिफाइन कर सकते हैं। ये कॉन्ट्रैक्ट सेकंड का पेपर है, तो देखिए इस पे बेलमेंट व्हाट आर इंग्रेडिएंट्स, मतलब उपनिधान किसे कहते हैं, इसके आवश्यक तत्व क्या हैं। तो पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में उसका मीनिंग बताना होगा, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके से डिफाइंड है, एक जनरल प्रिंसिपल में और एक स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में। स्पेशल कॉन्ट्रैक्ट में कौन कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आते हैं, जैसे सेल्स एंड गुड्स आता है, पार्टनरशिप आती है, ठीक है, ये सारी कंप्लीट बतानी होगी। फिर इसके बाद आपको उपनिधान उपनिधि का मीनिंग लिखना होगा, उनकी डेफिनेशन देनी होगी, फिर उसके बाद उसके एलिमेंट्स बताने होंगे, फिर जाके आपका कंप्लीट क्वेश्चन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्षतिपूर्ति की संविदा और प्रत्याभूति की संविदा को परिभाषित कीजिए, दोनों के बीच परस्पर विभेद स्पष्ट कीजिए। तो पहले दोनों को अच्छे से डिफाइन करना, उसके केसेस देने, फिर उसके बाद आपको इसमें डिफरेंसेस करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हेन इज़ द एजेंसी टर्मिनेटेड, मतलब अभिकरण का अंत कब होता है। तो सबसे पहले अभिकरण क्या होता है, ठीक है, फिर अभिकरण का अंत फिर बताना है आपको। किन दशाओं में अभिकरण स्वामी द्वारा अंत करने योग्य नहीं होता, अभिकरण की पूरी डेफिनेशन देनी है, जनरल मीनिंग्स देना है, उसके केसेस देने हैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन पे आना है। ये पेपर क्लियर नहीं है तो मैं आपको बता देती हूँ कि क्या लिखा हुआ है। अभिकर्ता किसे कहते हैं, अभिकर्ता को कौन जो है नियोजित कर सकता है, अभिकर्ता के स्वामी के प्रति उत्तरदायित्व बताओ, ठीक है, ये बता रखा है। थर्ड यूनिट में है कि सामान्य नियम यह है कि कोई भी वस्तु विक्रेता वस्तुओं के क्रेताओं को वस्तुओं पर जो बेहतर बना सकती है, ठीक है, अगर कोई आपत्ति हो तो वो कैसे हो सकती है, इस कथन को स्पष्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है असंदत विक्रेता, मतलब जो अनपेड सेलर रहते हैं उनके बारे में बताना है। किन परिस्थितियों में एक असंदत विक्रेता जो है वहन में माल को रोकने का अधिकार जो है उसके बारे में पूछा है। फॉर यूनिट है भागीदारी, मतलब पार्टनरशिप के बारे में पूछा गया है यहाँ। तो सबसे पहले कॉमन लैंग्वेज में मतलब एक जनरल डिटेल्स जो कि पार्टनरशिप क्या होती है बुक से अलावा, फिर बुक के बारे में जो मतलब भागीदारी उसमें लॉ में क्या लिखा हुआ है, उसकी डेफिनेशंस क्या क्या है, फिर उसके एलिमेंट्स देने हैं, क्या इस तरीके से कंप्लीट क्वेश्चन तब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्या किसी अवयस्क को साझेदारी में प्रवेश दिया जा सकता है, यदि ऐसा हो सकता है तो उसकी आवश्यकता की अवधि में उसके द्वारा व्यवस्था प्राप्त करने का क्या अधिकार व दायित्व है, ठीक है। यही अपोजिट कॉन्ट्रैक्ट में भी ऐसा कोई क्वेश्चंस रहता है जो कि जिसका केस है मोहरी बीवी वाला, पर यहाँ पे जो है आपको पार्टनरशिप में बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीमित उत्तरदायित्व भागीदारी अधिनियम 2008 के विशिष्ट पहलुओं और न्यायिक प्रतिक्रिया शीर्षक का एक समालोचनात्मक निबंध लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में ये केस है, तो केस में जो है ज़्यादा नंबर नहीं देते क्योंकि जो इसमें हम कंप्लीट जो चीज़ें हैं वो नहीं लिख पाते, तो इससे अच्छा है कि आप क्वेश्चन ही करें। ये कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, मतलब कॉन्ट्रैक्ट जनरल प्रिंसिपल, जिसमें आपको बताना है प्रस्ताव की परिभाषा दीजिए। तो मतलब सबसे पहले आपको कॉन्ट्रैक्ट के बारे में यहाँ पे नहीं लिखना होगा, यहाँ पे सबसे पहले आपको
कॉन्ट्रैक्ट जो एक्ट है उसके बारे में, उसकी जो हिस्ट्री है वो बतानी होगी, एनेक्टेड, एनफोर्समेंट। फिर जो सेक्शन 2A में है प्रस्ताव के बारे में बता रखा है, तो उससे पहले आपको प्रस्ताव क्या होता है, हम क्या समझते हैं जनरल लैंग्वेज में, वो बतानी होगी। फिर उसके बाद में आपको जो लॉ वाली डेफिनेशन है प्रस्ताव की 2A में वो बतानी है। फिर उसके एलिमेंट्स बताने हैं प्रस्ताव के, और प्रस्ताव का आमंत्रण मतलब जो इनविटेशन टू ऑफर होता है वो बताना है, और उसमें डिफरेंसेस देने हैं। फिर इसी में सेकंड क्वेश्चन है, डाक व टेलीफोन द्वारा संविदा के निर्माण संबंधी नियमों का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं, इसकी क्या अपवाद हैं, मतलब एग्रीमेंट विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड, व्हाट आर एक्सेप्शन टू इट। तो बिना प्रतिफल मतलब प्रतिफल के बारे में बताना होगा, करार के बारे में बताना होगा, फिर बताना होगा कि बिना प्रतिफल के करार शून्य होते हैं। अब इसके अपवाद क्या है, तो इसके अपवाद हैं जो कि सेक्शन 25 में है इसके अपवाद, जो कि गिफ्ट के लिए लिया हो, इस तरीके से 3 अपवाद बता रखे हैं वहाँ पे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, कपट, मिथ्या वर्णन को संक्षेप में समझाइए। तो सबसे पहले आपको कंसेंट समझानी होगी, उसके बाद आपको ये सारे जो पॉइंट्स हैं मतलब जैसे उत्पीड़न, अनुचित प्रभाव, ये सारे समझाने होंगे। उसके बाद में है बाजी की संविदा के प्रमुख तत्व, ठीक है, आप देख सकते हो। फिर जो क्रिएटेड कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके जो रेसिप्रोकल प्रॉमिसेस हैं उसके बारे में। फिर जो कॉन्ट्रैक्ट डिस्चार्ज किस तरीके से होता है, तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट होता कैसे है वो, फिर उसके बाद उसका डिस्चार्ज बताना है। 5 में है जो कि सेक्शन 73 के बारे में पूछा गया है, और 10 है जो कि ये पूछा गया है कि किन संविधाओं का विनिर्दिष्ट पालन नहीं कराया जा सकता। तो इसमें आपको वो भी लिखना है कि जिनका पालन करवाया जा सकता है। फिर आपको देखो टॉर्ट का पेपर है वो किस तरीके से होता है। देखो पहले आपको अपकृत्य की परिभाषा कीजिए व समझाइए, इसका अपराध व संविदा भंग से विभेद कीजिए। देखो आपको सबसे पहले क्या है, टॉर्ट का जर्नल मीनिंग समझाना होगा, टॉर्ट का फिर जो है पूरा लॉ वाला मीनिंग समझाना होगा, सारी डेफिनेशंस देनी होंगी। उसके बाद जो क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है, तो मतलब क्राइम और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट होता क्या है वो, फिर उसके बाद में उसके डिफरेंसेस देने होंगे। देखो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य विधि के अंतर्गत सहमति एक साधारण बचाव है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अपकृत्य के लिए उपलब्ध न्यायतर उपचार क्या है, ठीक है, मतलब जुडिशियल रेमेडीज़ क्या क्या है वो सारी बतानी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रातिनिधिक दायित्व से आप क्या समझते हैं, मतलब विकैरियस लायबिलिटी, और उन परिस्थितियों का वर्णन कीजिए जिसके अंतर्गत स्वामी जो है और सेवकों के जो दोषपूर्ण कृत्य के बारे में उत्तरदायित्व है। फिर नेक्स्ट है न्यूसेंस को बारे में समझाना है, तो जनरल लैंग्वेज में हम क्या समझते हैं न्यूसेंस के बारे में, मतलब उपताप, और इसको और क्या क्या बोलते हैं, और फिर इनमें डिफरेंसेस करने पब्लिक और प्राइवेट न्यूसेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानहानि के मामले में प्रतिवादी को उपलब्ध बचाव की विवेचना कीजिए। तो देखो ये आईपीसी में भी है, डिफामेशन क्या होता है, और अभी जैसे हाल फिलहाल में जो भी रिसेंटली कोई भी केसेस आए हो तो उनके बारे में ये सारे बताने होते हैं। फिर है उपेक्षा, मतलब जो आप नेग्लिजेंसी है उसके बारे में पूछा है यहाँ पे। नेक्स्ट है कि विद्वेषपूर्ण अभियोजन को परिभाषित कीजिए। विद्वेषपूर्ण अभियोजन के मामले में एक वादी को क्या बातें सिद्ध करनी आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिशोध अधिनियम की स्थापना व अधिकारिता को समझाइए, मतलब जो कंज्यूमर जुडिक्शंस हैं स्टेट्स के वो क्या, ये सारी समझाने पड़ेंगे आपको। कंज्यूमर प्रोटेक्शंस के बारे में भी बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोटर व्हीकल का, तो इसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुस्लिम लॉ के, ठीक है, तो देखो मुस्लिम लॉ क्या होती है, मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत समझाइए। तो पहले आपको मुस्लिम विधि के बारे में बताना होगा, ठीक है, कि मतलब इनके जो रसूल क्या है, ठीक है, ये किस पे बेस्ड है, ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स लिखने होंगे। उसके बाद आपको मुस्लिम विधि के विभिन्न स्रोत बताने होंगे। फिर है मुस्लिम विधि धर्म का मिश्रण है, ठीक है, ब्लेंडेड विद रिलीजन, उसके बारे में बताना होगा। नेक्स्ट है विवाह मुस्लिम विधि की एक सिविल संविदा है, तो ये क्यों माना जाता है सिविल संविदा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट क्यों माना गया है, कौन कौन ने डेफिनेशन दी है, और जो विवाह है वो कैसे होता है, तो ये कंप्लीट कितने प्रकार का होता है, तो ये सारी कंप्लीट जो डिटेल्स है वो बतानी है। और क्या मतलब इसके वैलिड एलिमेंट्स हैं,
ठीक है, मैरिज के, तो ये बताने होंगे। फिर नेक्स्ट है कि मेहर मुस्लिम पत्नी का मूल्य अधिकार क्यों है। तो मेहर है जो कितने तरीके के होते हैं, ठीक है, कब दिया जाता है और किस लिए दिया जाता है, तो ये भी जो है ये कंप्लीट डिटेल्स इससे मैरिज से रिलेटेड आएगी। ठीक है, तो ये पूरी जो दोनों क्वेश्चन है ये सेम से इसके आंसर्स होंगे, बस सिर्फ मेहर है जो कि अलग आपके आ जाएगा। क्वेश्चन देख सकते हो, हक शुफा के अधिकार, दान की वैधता की मुस्लिम विधि में आवश्यक शर्तें क्या हैं, शिया और सुन्नी विधि में जो है अंतर बताइए, मुस्लिम को वसीयत करने की शक्ति क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चंस है, शॉर्ट नोट्स पूछे गए हैं, मर्जुल मौत, मुस्लिम महिला का भरण पोषण। तो भरण पोषण में आपकी CRPC के 125 सेक्शन भी आएगा। फिर है मुतावल्ली की शक्तियाँ और वक्फ क्या होता है, वो वक्फ बोर्ड बताना है पूरा। लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री का है, तो देखो इसमें फर्स्ट में है 1600 के चार्टर और 1661 के चार्टर के बारे में बताना है, ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में। तो ये जब आप कॉन्स्टिट्यूशन की हिस्ट्री पढ़ोगे तब उसके अंदर कंप्लीट बता रखा है। 1726 के राजपत्रों के प्रावधानों के बारे में बताना है। सेकेंड यूनिट में बता रखा है 1781 का जो बंदोबस्त अधिनियम है और जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है उसके बारे में बताना है यहाँ पे। नेक्स्ट सेशन है कि निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है, मतलब लॉर्ड कॉर्नवालिस और लॉर्ड विलियम बेंटिक पे, और एक भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 पे। फिर जो थर्ड है उसमें बता रखा अदालत की व्यवस्था से आप क्या समझते हैं, वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में बताना है। बाकी जो भी हिस्ट्री है जैसे मार्ले मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड, पूना पैक्ट, ठीक है, ये सारे जो समझौते हैं और जो साइमन कमीशन रिपोर्ट है, मतलब साइमन कमीशन रिपोर्ट, ठीक है, ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1833 का चार्टर अधिनियम भारतीय संवैधानिक इतिहास में एक मील का पत्थर था, ये। फिर उसके बाद क्वेश्चन है इंडियन गवर्नमेंट एक्ट 1935 के बारे में बताना है और प्रथम विधि आयोग के गठन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है संघीय न्यायालय के गठन और क्षेत्राधिकार पर चर्चा कीजिए, और जो लास्ट है वो है कासिर जुरावाद के तथ्य तर्क और निर्णय के बारे में बताना है। तो ये जो है आपका लीगल हिस्ट्री का पेपर हो गया। नेक्स्ट पेपर है PIL का, तो इसमें देखो यूनिट फर्स्ट में है जो कि आपको पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के बारे में पूछा गया है कि लोकहितवाद प्रशासनिक गलतियों को ठीक करने की क्षमता रखता है किंतु उसका मानना उपयोग बर्बादी की ओर भी ले जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोक अदालत के बारे में कि लोक अदालत क्या है, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या हैं, फीचर्स बताइए पूरे, ठीक है, तो ये आपको बताना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है लीगल एड। लीगल एड है जो कि विधिक सेवा सामाजिक न्याय का मूल मंत्र है, ठीक है। भारतीय संविधान की समान न्याय व निःशुल्क विधिक सहायता के क्षेत्र में भूमिका की व्याख्या कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विधिक सहायता के क्षेत्र में पैरालीगल सेवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के गठन व कर्तव्य से संबंधित उपबंधों की व्याख्या कीजिए, मतलब स्टेट लीगल सर्विस अथॉरिटी है उसके बारे में बताना है। लोकहितवाद का न्यायिक सक्रियता और लोक कल्याण में महत्व का वर्णन कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जो जिला याचिका में सुने जाने का अधिकार और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपराधियों के अधिकार, विधिक साक्षरता व विधिक चेतना में अंतर, जनहित याचिका और पर्यावरण विधिक सहायता शिविर। और फिर आपको 5 यूनिट में बता रखा है बंधवा मुक्ति मोर्चा बनाम भारत संघ के बारे में, और या फिर आपको जो अनुच्छेद 32 और 226 है भारतीय संविधान में उनके बारे में बताना होगा रिट क्षेत्राधिकार को समझाते हुए कि 32 में तो सुप्रीम कोर्ट में रिट लगा सकते हैं और 226 में हाई कोर्ट में।